नमस्कार। मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप थंबनेल में भी देख चुके हैं और स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आज हम लोग एक बार फिर से सम्राट अशोक के बारे में विभिन्न तथ्यों को जानेंगे। आज हम इस कड़ी के चौथे महत्वपूर्ण सीरीज को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अपने आप में यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने फैक्ट लिए हैं वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग इसी सीरीज के अंतर्गत बेसिकली अशोक के द्वारा जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया है उसके इर्द गिर्द जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर के आते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं, उसको हम आपको समझाने और बतलाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर कलिंग युद्ध से संबंधित आप लोगों के सामने साझा करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों के सामने है कि कलिंग व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध था और शायद इसी कारण से अशोक की दृष्टि कलिंग पर पड़ी और उसने कलिंग को मगध साम्राज्य बनाने का हिस्सा किया था, प्रयास किया था। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या कह रहा है, कौटिल्य का विवरण के अनुसार कलिंग सूती वस्त्रों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका कलिंग हुआ करता था और कौटिल्य ने भी इसे सूती वस्त्र के लिए और हाथियों के लिए प्रसिद्ध बतलाया है। इसीलिए मगध साम्राज्य में इसे मिलाना कह सकते हो किसी भी मौर्य शासक के लिए अति आवश्यक समझा जा रहा था उस समय। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलें। कह रहा है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, जो उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था, जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। बेसिकली सम्राट अशोक जब सिंहासनारूढ़ हुए, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके 8वें वर्ष यह युद्ध लड़ा गया था। कब? 261 ईसा पूर्व में। आप सबको पता है कि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 269 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 269 बीसी में। और उसके बाद 261 बीसी में उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की और जिसका मुख्य उद्देश्य था, कलिंग एक समृद्ध राज्य था जिसे मगध साम्राज्य में मिलाने का प्रयास अशोक के द्वारा किया गया था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। देखिए, किसी भी अभिलेख में, अशोक का अभिलेख हो या कोई और ग्रंथ, है ना, कलिंग के किसी भी राजा का नाम हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। तो कलिंग का कौन राजा था, इसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कलिंग की राजधानी, जब कलिंग पर आक्रमण किया गया, उसका नाम तोसली था, जिसका यूनानी नाम थालिस था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी अलग अलग परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है यह फैक्ट कि कलिंग की राजधानी तोसली थी। ये तो हम सबको पता है, लेकिन इसका जो यूनानी नाम था, याद रखिएगा, वो परथालिस था। नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट है, कलिंग अशोक की एकमात्र विजय थी जिसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। तो कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, इस विजय का उल्लेख हम लोगों को अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक का यह जीता हुआ एकमात्र प्रांत था। इसके अलावा अशोक ने अपने प्रयास से कोई और प्रांत नहीं जीते और इस युद्ध के उपरांत अशोक ने शस्त्र का भी त्याग कर दिया और बुद्ध के शरण में चले गए थे। तो उसके बाद तो वो अहिंसक हो गए। युद्ध उसके बाद अशोक ने नहीं किया है। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है, कलिंग को मगध साम्राज्य का प्रांत बना दिया गया। राजकुल का कोई राजकुमार वहां उपराजा या वायसराय नियुक्त कर दिया गया। बेसिकली मौर्य प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम यह होता था कि जो भी अलग अलग मौर्य साम्राज्य के प्रांत थे, वहां के जो हेड होते थे, वहां के जो वायसराय होते थे, वो राजकुल का ही कोई सदस्य होता था और उसी को आगे बढ़ाते हुए कलिंग को भी मगध साम्राज्य का ही एक प्रांत बनाया गया और बेसिकली राजकुल का ही एक सदस्य को वहां का वायसराय बनाया गया। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित कर दिए गए, है ना, यानी कि 2 हिस्सों में कलिंग को बांट दिया गया ताकि उसका प्रशासन अधिक सुदृढ़ तरीके से चलाया जा सके। उत्तरी केंद्र तोसली यानी आधुनिक धौली थी और दक्षिणी केंद्र समपा यानी आधुनिक जौगढ़ था।
तो ये दो महत्वपूर्ण केंद्र अशोक के द्वारा बनाए गए कलिंग का जो उत्तरी कलिंग था उसका प्रशासनिक राजधानी आप कह सकते हो तोसली था, और जो दूसरी प्रशासनिक इकाई बनाई गई जो दक्षिणी कलिंग था उसका जो केंद्र था वो समकालीन संपा था, जिसे आधुनिक समय में जौगढ़ कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वें मुख्य शिलालेख में कलिंग विजय के 4 वर्ष पश्चात 256-55 ईसा पूर्व में अशोक ने घोषणा की कि कलिंग देश में जितने आदमी मारे गए या कैद हुए उनके 100वें या 1000वें हिस्से का नाश भी अब देवानामपीय के लिए बड़े दुख का कारण होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं से सम्राट अशोक ने अपने 8वें मुख्य शिलालेख में यह घोषणा करता है कि अब कलिंग में जो भी क्षति हुआ अब इस प्रकार का क्षति कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसके 100वें या 1000वें हिस्से का नाश भी अब देवानामपीयदर्शी या फिर सम्राट अशोक के द्वारा अब नहीं किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक की जो उद्घोषणा है ना, कलिंग विजय के उपरांत, तो वो हमें 8वें मुख्य शिलालेख में देखने को मिलता है, जबकि कलिंग विजय का उल्लेख हम लोगों को 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। ये मैंने आपको बताया। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है कलहन की राज तरंगिनी। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। थोड़ा सा कश्मीर के बारे में यहाँ बतलाने का मैंने प्रयास किया है कि कलहन की राज तरंगिनी के अनुसार अशोक कश्मीर के प्रथम मौर्य शासक थे, है ना। कश्मीर विजय सबसे पहले जिस मौर्य शासक ने किया वो सम्राट अशोक की ही था, ऐसा कलहन का कहना है। कलहन की राजतरंगिनी में कलहन यह उल्लेख करता है कि सम्राट अशोक मौर्य वंश का पहला शासक था जिसने कश्मीर पर शासन किया। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक शिव के अनुयायी थे, यानी वह ब्राह्मण धर्म का ही हिस्सा था और वो भगवान शिव को ही अपना परम पूज्य देवता या इष्ट देवता मानता था। अशोक ने कश्मीर में वितस्ता या झेलम नदी के किनारे पुरानाधिष्ठान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था जो आज वर्तमान में श्रीनगर कहा जाता है। तो पुरानाधिष्ठान जिसे श्रीनगर कहा गया, इसकी स्थापना की। तो श्रीनगर जो शहर है आज वर्तमान में जम्मू और कश्मीर की राजधानी भी है, इसे बसाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है और इसका उल्लेख भी हम लोगों को राजतरंगिनी में ही मिलता है। इसका प्राचीन नाम पुरानाधिष्ठान हुआ करता था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है अशोक ने श्रीनगर में धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर मंदिर की स्थापना कराई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अशोक ने श्रीनगर में एक धर्मारिणी विहार स्थापित किया और वहां पर अशोकेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित था, याद रखिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट है वेन सांग के अनुसार अशोक ने संपूर्ण कश्मीर बौद्ध संघ को दान दे दिया तथा वहां 500 विहार, बहुसंख्यक स्तूप इत्यादि बनवाए। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से अलग अलग महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने चुन चुन कर यहाँ पर रखने का प्रयास किया है और आपको बतलाने और समझाने का प्रयास किया है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी तैयारी को बहुत ही आगे तक ले जाने की क्षमता रखता है। न सिर्फ इतिहास विषय में बल्कि आने वाले कुछ दिनों में हम और भी अलग अलग विषयों पर वीडियोज लेकर के सामने आएंगे। साथ ही साथ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में किसी और परिचर्चा में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।